हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि डेली 10 बजे मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा और आज उसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे और आप यकीन मानिए आपको इस तरह से 5000 से भी ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी द सिटी टॉपर परिवार करवाएगा। बस आपको क्या करना है, सारे वीडियो को पूरा देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आप उस प्रश्न को कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करने वाले हैं और हम इस सीक्वेंस में आपके लिए वो सारे प्रश्न लेकर आएंगे जो किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि लगातार ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। चैनल नया है, द सिटी टॉपर परिवार में आप सभी का स्वागत है और आप इसको और बढ़ाइए, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने में चैनल की मदद कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन को और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 और पीछे के क्वेश्चंस को आप देखना चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट्स वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक कब में स्थित कीजिए। ठीक है, ये जो है ऐतिहासिक क्रम में इनको जो है मेल कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए, यानी कि पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो है ताम्र पाषाण युग, दूसरा लौह युग, तीसरा कांस्य युग, चौथा पाषाण युग। अब आपको बताना है कि इसमें से सही क्रम क्या रहेगा और आपके पास 4 ऑप्शन है नीचे, आपको उसमें से चुनना है। तो देखिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वैसे तो प्रश्न ये आसान सा ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको वो सारी की सारी चीजें बता पाए जिससे आपकी छोटी छोटी गलतियां ना के बराबर हों। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं ताम्र पाषाण, यानी आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें से पाषाण युग ही आया होगा। और ऐसे कूट वाले प्रश्न जो अधिकांश तौर पर बच्चे कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, मैं आपको कहता हूं ये काफी आसान हो जाता है इसको सॉल्व कर पाना। जैसे पाषाण युग, तो पाषाण युग को आप देखें 4 में, फर्स्ट में जो है 4 कहां पर आ रहा है, तो आप देखेंगे सी और डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आपका यहीं पर ही कट गया। इसके बाद देखिए पाषाण युग के बाद फिर कौन सा युग आया होगा, तो लौह युग तो अभी नहीं आया होगा और कांस्य भी अभी नहीं आया होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ताम्र पाषाण युग। तो इसमें से हम देखेंगे ताम्र पाषाण युग किस में आ रहा है, सी में। ठीक है, और इसमें डी में नहीं है, तो यहीं से आपका आंसर मिल गया, राइट। और इसके बाद जो है आपका कांस्य युग आता है, फिर आपका लौह युग आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपके कोई भी पेपर जो है गलत नहीं जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर उत्तर सी है। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी जो है आपको जो विभिन्न यात्री आए थे भारत में, इनका क्रम आपको स्पष्ट तौर पर व्यवस्थित करना है। और आप निश्चित रूप से यकीन मानिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें देखिए पहला जो आपको लेखक दिया गया है वो है बर्नियर, फिर इब्न बतूता, फिर हेनसांग और फिर विलियम हॉजेज। और इनको जब आप मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपके जो हेनसांग है, हेनसांग कब, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो आपको यहाँ से चीजें समझ में आएंगी। बर्नियर जो है वो कब है, शाहजहां के शासनकाल में है। इब्न बतूता कहाँ पर है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे करके आप समझ जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन पहले था, शाहजहां का बाद में था, राइट। तो इस तरह से आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो आप देखिए पहला ऑप्शन नंबर 3, अब देखिए 3 किस में आ रहा है, तो 3 आपका केवल ऑप्शन ए में आ रहा है। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कितना आसान है। ठीक है, हमारा काम है आपके लिए ऐसे मुश्किल भरे प्रश्नों को आसान बनाना। अब देखिए इसके बाद जो है मैंने आपसे जैसे कहा था कि इसके बाद इब्न बतूता यानी मोहम्मद बिन तुगलक का समय आया, तो 2, इसके बाद बर्नियर और लास्ट में विलियम हॉजेस। ठीक है, अब आप लोग मेरी तरफ ना देखकर सिर्फ स्क्रीन पर देखें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लैपटॉप में देखना पड़ रहा है। ओके, मेरे कई स्टूडेंट ये सवाल कर चुके हैं कि सर आप नीचे क्यों देखते हैं, तो नीचे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ और वही सारी चीजें आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें ए करेक्ट आंसर है।
देखिए ऐसे ही जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और बहुत अच्छा सुखद जीवन आपको मिलेगा। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या में समझ लेते हैं। तो हेनसांग भारत में 629 ईस्वी में आया था और उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तीर्थ यात्रियों का, ये शब्दों पे बड़ा जोर देना होता है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके बाद इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। बर्नियर की बात करें तो 1656 में मुगल दरबार में आया था, जो शाहजहां के शासनकाल में भी रहे और औरंगजेब के शासनकाल में भी है, दोनों के शासनकाल में रहे। और ये अपना आंखों देखा भी यहाँ पे वर्णन करता है औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के, उसके संघर्ष का साक्षी भी बना था। कौन? बर्नियर, ठीक है, बर्नियर, साथ साथ में मनुची भी। ओके, फिर इसके बाद मनुची तो बल्कि युद्ध के मैदान में भी साथ में था, दारा शिकोह का तोपची था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विलियम होजेस ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बंगाल में आया था। ओके, तो इस तरह से आपके जो है ऑप्शंस मैच कर जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन में हैं और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है और आपके लिए ऑप्शंस में देखिए क्या क्या देते हैं। पहले आपको बताते हैं ए वाले पार्ट में, यानी सूची 1 में आपको इब्न बतूता और सर थॉमस रो, ठीक है, इसको था बना लीजिए, थॉमस रे, पीटर मुंडी, बर्नियर, ये कुछ विदेशी यात्री है और इस तरफ जो है यहाँ के जो है शासक है, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे। बहुत आसान हो जाता है समझना। सबसे पहले हम इब्न बतूता की बात कर लें और देखिए इन ऑप्शंस में से जो आपको आता है ना, आप उसको पहले करें, और जब आप उसको पहले करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसको पहले कर लेंगे आपके पास कई सारी छटनी हो जाएगी, यानी आप कई ऑप्शंस को जो है यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, कई ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अब देखिए इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में, ठीक है, सर थॉमस रे, सर थॉमस रे जो है ये जहांगीर के शासनकाल में, आप ऐसे मैच कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर हम बर्नियर की बात करें तो बर्नियर यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले तो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहीं से जरा मैच करें हम, इब्न बतूता का फर्स्ट, आप देखिए फर्स्ट किस में है, फर्स्ट और सेकंड में। सर थॉमस रे कब आते हैं? जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि थर्ड। तो आपको जो है यहाँ पे एक थर्ड, और अगर पीटर मुंडी की बात करें तो पीटर मुंडी जो है ये शाहजहां के शासनकाल में, और बर्नियर जो है हालांकि दोनों में है लेकिन जो है इनका बड़ा पार्ट जो है वो औरंगजेब के में है। और क्योंकि पीटर मुंडी को जब हम शाहजहां के साथ मैच कर देंगे तो बर्नियर औरंगजेब के साथ मैच हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया ना आसान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला जो प्रश्न है आपके लिए वो है, देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सूची ए में कुछ जो है नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं। आपको जो है उसके साथ इसे मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन। ओके, चलिए अब इसको मैच करते हैं। तो देखिए सबसे आसान आपके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले आसान पे ही जाइए। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चंस क्योंकि मैंने ही तैयार किए हैं तो मुझे तो इनके आंसर्स आते ही हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, और मुश्किल नहीं होता। जलालुद्दीन आप सब जानते हैं, जलालुद्दीन अकबर, मैच कर दीजिए बी को ए के साथ में। अब यहीं से आप पहले देख लीजिए बी ए के साथ जो है, यानी बी फर्स्ट के साथ वाले ऑप्शंस कितने सही हो रहे हैं, यानी कि आपको दिखेगा केवल एक। ठीक है, और जब आपको एक दिखेगा तो आंसर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ ना। अब हम और देख लेते हैं, आलमगीर फर्स्ट किसको बोलते हैं? औरंगजेब को बोलते हैं। इससे मैच हो गया। देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डी में थर्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें डी में थर्ड है ना, ये रहा डी में थर्ड। इसी तरह जो है अगर हम और बात करें तो जहीरुद्दीन जो है वो कौन है? वो बाबर है, राइट। और फिर उसके बाद जो है कहाँ गए, जहीरुद्दीन बाबर है, हाँ ठीक है। और नूरुद्दीन जो है वो जहांगीर है। हो गया मैच, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखिए आपको जो है यहाँ पर मात्र जो है 20 से 25 सेकंड ही लगेंगे इनको सॉल्व करने में। मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए जो है इतना टाइम ले रहा हूँ। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति के थे? याद रखिए यहाँ गड़बड़ हो जाती है। देखिए, क्षत्रिय जनजाति,
या फिर मल्ल जनजाति या लिच्छवी जनजाति या फिर ऑप्शन नंबर डी में शाक्य जनजाति, और आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, ये है जात्रक जनजाति। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो कई बार जो है हम इसको लिच्छवी समझ लेते हैं, पर गलत होता है। लिच्छवी तो इनकी माता लिच्छवी वंश से थी, तो ये कौन सी जनजाति है, जात्रक जनजाति। इससे संबंधित थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे कौन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या पे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और वो कौन है, महावीर जैन। महावीर जैन के बचपन का क्या नाम था, आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि महावीर जैन के बचपन का नाम क्या था। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ज्ञात्रिक जनजाति के थे या जात्रिक जनजाति से संबंधित थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है कुंडग्राम वैशाली में, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, जो लिच्छवी वंश की थी और राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग देखिए, इतनी सारी जानकारी आपको जो है हम दे रहे हैं साथ साथ में, और बहुत ज्यादा आपका समय भी नहीं ले रहे हैं। तो निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इसमें किसमें से नहीं किया गया है। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में आपको दिखेगा सारनाथ, ऑप्शन बी में सहवाजगढ़ी, ऑप्शन सी में धौली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से जो है करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, वो है आपका सहवाजगढ़ी। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लिपि में ये लेख हमें उपलब्ध हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहवाजगढ़ी। तो देखिए, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक, इन 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का इस्तेमाल जहां पर हुआ है वहां के अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं, या हम यूं कहें अफगानिस्तान से मिलने वाले अभिलेख इन 2 भाषाओं में है, जबकि खरोष्टी लिपि में सहवाजगढ़ी और मनसेरा का अभिलेख है, ब्राह्मी में नहीं है। और ब्राह्मी लिपि में का प्रयोग जो है भारत में स्थापित अभिलेखों में किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर हैं हम लोग, और प्रश्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो इन प्रश्नों को नहीं किया जा सकता है। तो कंसेप्ट जो है बहुत मजबूत होने चाहिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, भारत तथा रोम व्यापार संबंध 3री और 4थी शताब्दी में यहाँ पर काफी फल फूल रहा था। अब जो है कारण दे रहे हैं, इसका कारण में ये बता रहे हैं क्योंकि जो है 4थी शताब्दी में या उसके ईसा पूर्व पश्चात जो है इसमें कमी आती है। कमी आने का कारण है ब्राह्मणवादी सोच का बढ़ना। इनके बढ़ते हुए प्रभुत्व के कारण जो है समुद्री यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कारण जो है इसमें रोक लगी। तो आपको बताना है कि रोम के साथ हमारे संबंध थे और ब्राह्मणवादी विचारधारा की वजह से वो संबंध खराब हुए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो हमें दिखेगा ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है, यहाँ पे दा बना दीजिए, दोनों सही है और ए की व्याख्या आर कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रोमन से जो है रोम क्षेत्र से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। इसका जिक्र जो है पाषाण कालीन सभ्यता से भी पता लगता है। ठीक है, और ये जो है मेगालिथ्स वाले सभ्यता से भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो आइए इसको व्याख्या में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए व्याख्या की अगर हम बात करें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत रोम के माध्यम से व्यापार करता था और उसमें जो है कुछ कमी भी आई थी। और इसका कारण क्या है? कारण यही है, हमारे यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था जब से फलने फूलने लगी तो उसके अकॉर्डिंग समुद्र पार करना पाप समझा जाने लगा, यानी समुद्र पार नहीं करना है, इस पर जोर दिया जाने लगा, जिसकी वजह से रोम के साथ व्यापार में काफी हद तक जो है कटौती आई थी। चलिए अगले प्रश्न पर हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये प्रश्न है और इसमें देखेंगे हम अभिकथन में है कि भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित तथा इसको दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी है। ठीक है, इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया है।
तो देखिए पहला तो जो है हमें ठीक दिख रहा है, क्योंकि भारत के उत्तर में जो है क्या है, पर्वत है, और दक्षिण में क्या है, समुद्र है। लेकिन दूसरा कह रहे हैं कि क्या इस कारण से जो है भारत दुनिया से कट गया है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसी कारण से तो जो है भारत दुनिया के जो है दूसरे देशों से कटा नहीं है, बल्कि जुड़ा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अब आप देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जैसे अगर हम इसमें देखें, ए गलत है परंतु आर सही है, नहीं। ए तथा आर दोनों गलत हैं, ये भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। हो गया ना यहाँ से सही। चलिए तो इसकी व्याख्या में चलते हैं। तो देखिए भारत की प्राकृतिक सीमा उत्तर में हिमालय और बाकी तीनों ओर समुद्र से घिरी हुई है, जिसके कारण भारत आदि काल से दुनिया के शेष भागों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली क्लियर रखने पड़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या है व्यवस्थित करने के लिए? ग्रीक, रोमन, शक, प्रतिहार। अब इनको जो है व्यवस्थित कीजिए। हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए मुश्किल भरा हो, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर देखिए आपको ग्रीक, रोमन, शक में अगर कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट है कि कौन सा इसमें पहले आया होगा या कौन सा इसमें बाद में आया होगा, तो उसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप देखिए इसमें 4 में क्या लिखा हुआ है? प्रतिहार। 4 में क्या लिखा हुआ है? प्रतिहार। और प्रतिहार को अगर हम समझें तो ये इनमें से सबसे बाद में आए होंगे, क्योंकि ग्रीक, रोमन, शक ये तो बहुत पहले आए थे। एम आई राइट? ये तो बहुत पहले आए थे। ये तीनों ही जो है मौर्यन से संबंधित या उसी काल के दौरान के जो है भारत में आने वाले लोग हैं। ओके, लेकिन जो है प्रतिहार बहुत बाद में आए। आपको यहीं से आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आप इस ऑप्शन में देखिए तो आपको जो है कहाँ दिख रहा है? 4th ऑप्शन जो है आपको दिखेगा, सबसे आखिरी में आए थे, और सबसे आखिरी में यहाँ पर बी में आपको 4th ऑप्शन दिख रहा होगा। बस यहीं से सॉल्व हो गया। तो अब आप देखिए सबसे पहले कौन थे इसमें से? रोमन लोग आए थे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए थे, और उसके बाद प्रतिहार आए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर हैं और थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए रोम भारत का संपर्क बेहद प्राचीन है, और ये प्राचीन काल से ही रोम के साथ हमारे व्यापारिक संबंध चल रहे हैं। दक्षिण भारत के महापाषाण काल से ही मौर्योत्तर काल में भी यहाँ पर भी जो है ग्रीक और यूनानी भारत आए थे, इनके साथ भी संबंध है। आपने पढ़ा ही था। ठीक है, बिंदुसार ने किस प्रकार जो है यहाँ से ग्रीक के राजा से जो है मदिरा, अंजीर, मीठी अंजीर, ठीक है, ये सब मंगाया था, और एक दार्शनिक की भी डिमांड की थी। राइट, इसके बाद देखिए इसके बाद शकों का भारत में आगमन होता है, और प्रतिहार उसके बहुत बाद में आते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ऐसे ही जो है प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए अगला प्रश्न है अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत। अब आपको इनके किस क्रम में लगाना है? आपको क्रम में लगाना है, लेकिन किस क्रम में लगाना है? उनके महत्व को लेकर के। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें से कौन है, उसको पहले नंबर पर, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आपको मैच करना है। तो इन सभी में अगर हम देखें तो ये तो आसान लगता है। इंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से देवता थे। ठीक है, तभी तो उनको पुरंदर भी कहा जाता है। राइट, तो इंद्र इसमें से सबसे महत्वपूर्ण थे। अब अगर आप इसमें देखें, इंद्र आपको जो है नंबर 3 सबसे पहले नंबर पे कहाँ मिल रहा है? वो बी ऑप्शन में मिल रहा है। हो गया क्लियर? कितना आसान है, कोई मुश्किल है क्या? ठीक है, अच्छा, इंद्र के बाद अगला नंबर किसका आता है? अग्नि का, यानी कि नंबर 1। उसके बाद अगला नंबर किसका आएगा? वरुण का, और मरुत जो है वो इसमें से सबसे बाद में। यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। हो गया सॉल्व। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अरे अगला प्रश्न तो मुश्किल आ गया। अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये तो आपको लग रहा है, आपका वहम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इनको सॉल्व करना है, और ये बिल्कुल आसान हो जाएगा प्रश्न आपके लिए। मुश्किल कब लगता है? जब हम एक तरफ से उसको देखना शुरू कर देते हैं, लगता है अरे ये कैसे करें। मैं आपको उसका ट्रिक बताने जा रहा हूँ, और ट्रिक कोई वो ट्रिक नहीं है शॉर्टकट वाला। ट्रिक ये है समझने वाला, कि आप उसे जो है समझें तो, और जब आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए सारा खेल हो गया। कैसे? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। आप यहाँ देखिए गृह सूत्र। गृह मतलब क्या होता है? घर। मैच हो जाएगा, गृह सूत्र।
तो गृह सूत्र इसमें से देखिए किस में से हो सकता है, महाबलिदानों को संपन्न, छोड़ दीजिए इसे, दैनिक जीवन से संबंधित समारोह के लिए, यानी कि जो है मुझे लग रहा है ये हो सकता है। अब आप बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, गृह सूत्र को दैनिक जीवन से संबंधित, हमारे जो है रोजमर्रा जीवन से संबंधित जो है तथ्य और ये सब जानकारियां हमें गृह सूत्र से मिलती है। हो रहा है। चलिए धर्म सूत्र पर आते हैं। तो धर्म सूत्र को अगर हम इसमें सबसे पढ़ के देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, अरे धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन। ठीक है, हो गया। अब आप इसी के बेस पे मैच कर लीजिए। देखिए गृह सूत्र बी का 3, अब आप ऑप्शन में आ जाइए। तो देखिए बी का 3 आपको कहाँ मिल रहा है, एक तो सी में मिल रहा है, दूसरा डी में मिल रहा है, यानी इससे आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई। फिर हम चलते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्र सी का फर्स्ट। अब हम देखें सी का फर्स्ट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है। हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्रोत सूत्र कहाँ पे आएगा, स्रोत सूत्र आएगा ये आपका बलि वेदियों तथा अग्नि वेदियों से, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक, स्रोत सूत्र आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम इसमें दिए गए हैं। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे शुल्क सूत्र की तो वो आएगा बलि वेदियों से। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है ना। वैसे तो जो है 1 या 2 से ही ये वाले प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, हमें लगते हैं मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ के देखिए बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इसको अगर हम एक बार और मैच करें। देखिए स्रोत सूत्र क्या है, महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम इसमें दिए गए। गृह सूत्र दैनिक जीवन से संबंधित समारोह के लिए दिए गए। धर्म सूत्र धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन से संबंधित है। शुल्क सूत्र बलि वेदियों तथा अग्नि वेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। हो गया ना, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक जो है थंब इम्प्रेशन तो बनता है। ठीक है, और अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को शेयर भी कीजिए। राइट, हम यहाँ पे जो है इस तरह से आपको पढ़ाते हैं कि बीच कुछ में जो है चैनल का प्रमोशन ना करना पड़े, फिर भी जो है थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे। क्या गजब का क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर दोनों एक ही नदी का पानी पीते थे, तो कौन सी नदी का पानी पीते थे। अब आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है, बड़ा मुश्किल पड़ गया। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान है। अब देखिए कैसे आसान है, आपको यहाँ पर देखना होगा। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे समझेंगे, आपको बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी राजधानी कहाँ थी, बताइए कहाँ थी। इसकी राजधानी थी दिल्ली में, ठीक ही नहीं थी। अकबर की राजधानी कहाँ थी, आगरा, है ना, आगरा। और आगरा से शिफ्ट हुए कहाँ पर, सीकरी, फतेहपुर सीकरी, हुए कि नहीं। तो अब आप बताइए कि जो है ये दोनों शहरों के इधर पे कौन सी नदी बहती है। अरे भैया अपनी यमुना जी बहती है ना, ये रही यमुना। तो अब कहाँ मुश्किल रहा, देखो घग्गर नदी यहाँ दोनों जगहों पर नहीं है, हो ही नहीं सकती। गंगा नदी इन दोनों ही जगह पर नहीं है, हो ही नहीं सकती। सिंधु नदी इन दोनों ही जगह पर नहीं है, तो हो ही नहीं सकती। तो कौन सी नदी का पानी पिएंगे, जी हाँ यमुना नदी का। बताइए मुश्किल प्रश्न था, नहीं भाई बिल्कुल आसान था। बस आप मेरे तरीके से इनको समझिए और आप यकीन मानिए कोई गलती नहीं होने वाली। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर यमुना नदी का पानी पीते थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोनों ही शासकों की राजधानी यमुना नदी के तट पर अवस्थित थी और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक योग्य शासक था। लेकिन इसके योग्यता पे ध्यान रखिएगा, कौन सी योग्यता की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित जो है शासक कौन था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, लेकिन योग्यता की अगर बात करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, इसके प्लान फेल हो जाते थे। जैसे इसने जो है टोकन करेंसी की शुरुआत की, यानी तांबे के सिक्के की शुरुआत की, फेल हो गया। इसने द्वाब पर जो है टैक्स बढ़ाने की शुरुआत की, फेल हो गया। इसने खुरासान का जो है अभियान करने की सोची, फेल हो गया। इसने राजधानी शिफ्ट की दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी कह लीजिए, वहां पर फेल हो गया। समझिए, और सबसे योग्य था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा,
और अकबर जो है मुगल काल का सबसे ज़्यादा उदार शासक था। क्या कॉम्बिनेशन है, ये देखिए, ये सबसे सबसे ज़्यादा ये शिक्षित था और अकबर की बात करें ये बिल्कुल ही अनपढ़ था। क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चलिए अगले प्रश्न पर अब हम लोग हैं। आपको बताना है कि अमीर खुसरो, ये माँ है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। वाह भाई, कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये प्रश्न आपको मुश्किल लग सकता है। कैसे, क्योंकि इसके दो जो है करेक्ट आंसर है, तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। देखिए वायलिन से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और गिटार से भी नहीं है। इन्होंने जो है तबला और इन्होंने सितार, इसका आविष्कार किया था। किसने किया था इसका आविष्कार, तो इसका आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है अमीर खुसरो। इज दिस क्लियर, तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार दोनों वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनके द्वारा लिखी गई किताबें विश्व प्रसिद्ध हैं और इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत अहम स्थान रखती हैं, ठीक है। ये जो है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और आपको बताएं इनका लगाव कितना था कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई उसके अगले दिन उन्हीं के दुख में, उन्हीं के शोक में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। चलिए तो अगले प्रश्न पे अब हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे। आप सोचेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, तो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि आ चुके हैं, तो क्या आएंगे नहीं, जो पहले आ चुके हैं क्या उस तरह के क्वेश्चंस दोबारा नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आएंगे आएंगे 100% आएंगे, किसी ना किसी पेपर में जरूर आएंगे। तो ये कहाँ से मंगवाए गए थे, आमेर से मंगवाए गए थे कि औरंगाबाद से कि किशनगढ़ से कि मकराना से, कौन बताएगा। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये मकराना जिले से मंगवाए गए थे और ताजमहल के कार्य में इसका इस्तेमाल किया गया था। कहाँ से, मकराना से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये संगमरमर पत्थर जो है मकराना से मंगवाए गए थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा मुमताज महल का असली नाम क्या था, ठीक है, ये तो उसको प्रेम से बोला जाता था, असली नाम क्या था। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, उसके बाद मैं आपको जो है इनका सही नाम बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य वास्तुकार था उनका नाम भी आप याद कर लीजिए, उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो इसका जो है मेन मिस्त्री था उसका नाम था उस्ताद ईशा खान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हैं और मुझे उम्मीद है बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं, अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, ये आपको बताने हैं कि ये इनका क्रम लगाना है आपको, तो बहुत आसान सा हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में था, और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में था, इब्राहिम लोदी और बाबर, यानी कि बाबर पहले आया होगा तो ये पहले होगा, हल्दी घाटी का बाद में होगा, ठीक है। बक्सर की बात करें तो बहुत बाद में हुआ था, अंग्रेजों के साथ आया था तो उसके भी बाद में होगा। धर्मत के युद्ध की बात करें तो ये उस समय लड़ा गया था जिस समय औरंगजेब के जो है वॉर ऑफ सक्सेशन का पीरियड था, उस समय लड़ा गया था, यानी बक्सर से पहले होगा। तो देखिए कैसे हम इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कैसे आंसर को ढूंढ पाएंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि कब हुआ है, 1556 में, पहले नंबर पर। तो आप देखेंगे अरे इन्होंने तो गजब कर दिया, चारों में जो है ये एक एक कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, पहले ऑप्शन से आपका कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, ओके, मुश्किल हो गई। दूसरे में लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब होता है, 1576 में, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो है दूसरे नंबर पर दो ऑप्शन में है, ए में है और सी में है। अभी भी हम एलिमिनेट यहाँ पर भी नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम यहाँ पर भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे एक और ऑप्शन के लिए बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था धर्मत का पहले हुआ था, बक्सर का बाद में हुआ था, है ना। बक्सर का कब होता है, 1764 में।
तो धर्मत का पहले होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फोर्थ पहले है और उसके बाद तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, ऐसे करके आप खेल खेल में करिए, एकदम एंजॉय करिए। पेपर देते समय ये होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको हटाओ उसको हटाओ, ये ऑप्शन कट, आप देखिए कितनी आसानी से आपके पास जो है करेक्ट आंसर बच जाएगा। जैसे मैथ्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, इसको भी तो उसी हिसाब से करिए ना, होगा कैसे नहीं। व्याख्या में देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध पहले, फिर हल्दी घाटी, फिर धर्मत का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। चलिए आगे आपके लिए फिर से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मौजूद है। तो ऑप्शन ए है आपके लिए, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। बात सही सही लग रही है ना। आप भी सोचिए, मैं भी सोच ही रहा हूं। फिर देखिए, कारण आर में मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। क्या ये बात सही लग रही है? जरा सोच के देखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों बातें भी सही है और साथ ही साथ जो है अभिकथन का कारण व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो फिर हम और इधर उधर क्यों जाएंगे, हम तो जो है 66 के क्वेश्चन नंबर ए के साथ ही चले जाएंगे। तो क्या आंसर हुआ इसका? दोनों सही है स्टेटमेंट, और आर जो है मीन्स कारण, वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए इसमें हम समझते हैं। तो देखिए, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति से मुगलों का संबंध विच्छेद हो गया था। इनका वहां से आना जाना और सारे हर तरह के जो है कॉन्टेक्ट छूट गए थे, केवल व्यापारिक जो है संबंध बने हुए थे। अतः भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार हेतु एक शक्तिशाली मित्र बनाना भी इनको आवश्यक था, इसलिए भी अकबर के लिए ये जरूरी था। और साथ ही राजपूतों की वीरता, स्वामी भक्ति एवं वफादारी ने अकबर को इनसे मित्रता बनाने हेतु अधिक या अत्यधिक प्रेरित भी किया। ठीक, अगले प्रश्न पर अब हम हैं। और देखिए, ये जो व्याख्या जब आप सुन रहे हैं ना, ये व्याख्या आपको आपके दिमाग में जो है क्वेश्चंस को मजबूती से बैठा लेगी। इस बात का आप यकीन मानिए, मजबूती के साथ बैठा लेगी। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, अभिकथन है आपके लिए, अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में थी। कौन कहेगा नहीं थी? जी हाँ, ये तो थी। इसके बाद दक्षिण की बात करें, मतलब कारण की बात करें, तो दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। तो जनरली डायरेक्ट तो नहीं थे, इनडायरेक्टली तो होंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं थे। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि ए सही है और आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ओके, तो फिर इसका जो है देखें हम, ए में क्या कहते हैं, दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है, ये नहीं होगा। बी में देखें क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा है ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 68 कि निम्नांकित भक्ति संतों का या इनको सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भक्ति संत, जिस टॉपिक को हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, यानी कि भक्ति संत, और भक्ति संत के काल अनुक्रम लगाना है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इसको लगाने का तरीका आपको बताते हैं। आपको इसमें देख रहा होगा चैतन्य प्रभु बंगाल के क्षेत्र से, राम अनुज तुकाराम, नामदेव महाराष्ट्र से, तुकाराम लगभग जो है ये इसी क्षेत्र से हैं। तो इनका जो है आपको वो लगाना है सीक्वेंस। तो इनमें से अगर हम देखें तो ये क्लियर कट हमें पता लग रहा है कि राम अनुजम जो है वो इनसे बहुत पहले के हैं। ठीक है, तो राम अनुजम अगर इनसे पहले के हैं तो यानी कि सेकंड है। अब ऑप्शन में ढूंढना शुरू कीजिए, सेकंड आपको कहाँ मिलेगा? तो अरे मिल गया, कोई वो भी नहीं है। ठीक है, हो गया राइट। अब अगर इनमें से अगर हम देखें तो हमें तुकाराम सबके बाद के मिलेंगे। तो अगर हम देखें, जी हाँ, ये भी मैच कर रहा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले जो है राम अनुज, उसके बाद फिर नामदेव। मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, राम अनुज के आगे इनमें से पहला नंबर, नामदेव के आगे दूसरा नंबर, और फिर उसके बाद जो है चैतन्य तीसरा नंबर और तुकाराम चौथा नंबर। ठीक है, इस हिसाब से जो है हम इसको मैच
कर सकते हैं, राइट। दूसरा नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद चैतन्य का तीसरा नंबर और इनका चौथा नंबर, वेरी गुड, ठीक है, मैच हो गया, राइट। जैसे मैंने किया ना, ऐसे ही आपको भी करना चाहिए, और अगर आप इसे बेहतर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप और बेहतर करिए। हमारी द सिटी टॉपर परिवार की पूरी पूरी शुभकामनाएं और आपके लिए जो है वेल विशेस हमेशा बनी रहेंगी। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, हम थोड़ा इनका समय भी समझ लेते हैं। देखिए, रामानुज का जो समय है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में रहा है, यानी कि 1016 से 1133 के बीच का समय है। नामदेव जो महाराष्ट्र के संत थे, इनका 14वीं शताब्दी का समय रहा है। चैतन्य प्रभु बंगाल के थे और इनका जो है 1486 के आसपास जो है ये संबंधित रहे हैं बंगाल में। और इसके बाद तुकाराम जो शिवाजी के समकालीन थे, जिन्होंने बरकरी पंथ की स्थापना की थी, महाराष्ट्र के ही थे, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका सीक्वेंस है। धीरे धीरे आप ऐसे मैच कीजिए, तुकाराम शिवाजी से संबंधित हैं, ठीक है। ऐसे करके आप जो है इनको काफी आसानी से मैच कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई थी? और आपके लिए ऑप्शन 1908, 1910, 1912, 1914 बता सकते हैं आप लोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका उत्तर क्या है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बनता है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1910। आइए इसको थोड़ा सा व्याख्या में समझ लेते हैं। तो भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 28 दिसंबर 1910 में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद वही जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल भी है, ठीक है, जो इस समय सरस्वती नदी अदृश्य हो चुकी है। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? किसने? तो आपको जान के हैरानी होगी, यदि ये प्रश्न आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जिसने इनका स्वागत किया था उसी ने इनका विरोध किया था पहले, पर बाद में ये मान गए थे। तो कृष्णदेव राय नहीं है, पुलिकेशन सेकंड कोई मतलब ही नहीं है, अकबर का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली तो 1498 में आए थे। अकबर का तो जन्म ही कब हो रहा है, ठीक है, तो अकबर का जन्म ही जो है 1552 में इनका तो जन्म ही हो रहा है, ठीक है। तो इनका तो इससे कोई मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत बता दिया, 52 नहीं 42, करेक्ट कर लीजिएगा, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, ओके। ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अगर वो गलत है तो उसको करेक्ट करने की या करेंगे ही, संभावना क्या, करेंगे ही, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी, जमोरिन। तो जमोरिन जो है यहाँ पर इन्होंने इनका स्वागत भी किया था, पर उससे पहले इन्होंने विरोध भी किया था। आइए कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, वास्को डी गामा पहला यूरोपीय यात्री था जो समुद्र के रास्ते से भारत में आया था। 90 दिन की इसकी समुद्री यात्रा थी, तब ये आया। और एक जो है गुजरात के एक व्यापारी के सहारे ये आता है, उसका नाम था अब्दुल मनीक। उसके सहारे जो है ये वो इसका पथ प्रदर्शक बना और उसके सहारे ये यहाँ तक पहुँच गया। 1498 ईस्वी में कैलिकट आया, भारत में उसने अपने कदम रखे। इस हिसाब से ये पहला यूरोपीय यात्री हुआ जो समुद्र रास्ते से भारत में आया था। इसका विरोध वहाँ के तत्कालिक शासक जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने। परंतु उसके बाद जो है वास्को डी गामा के आग्रह पे, उसकी रिक्वेस्ट पे जो है इसने उसको व्यापार करने की अनुमति भी दे दी थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम हैं, और हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? पहले आपको समझने की जरूरत है दस्तक क्या है। तो एक ये जो है शाही आदेश हुआ करता था जो विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार देता था। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार देना इसका जो है या इसके थ्रू दिया जाता था। तो ये कौन देता था? क्या मुगल सम्राट? नहीं। क्या बंगाल के नवाब? हो सकते हैं। फोर्ट विलियम का गवर्नर? नहीं। बंगाल का दीवान? तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि राजा ही देगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल का नवाब, ठीक है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। दस्तक एक प्रकार का व्यापारिक आज्ञा पत्र होता था।
बंगाल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को बंगाल ने या बंगाल के नवाब द्वारा जारी किया जाता था। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें जो है एक इसी प्रकार का हंडी भी होता था। इसको जो है अगर आप सही लिखे तो हुंडी लिखें, हुंडी भी होता था। और ये हुंडी जो है वो चेक की तरह काम करता था, ठीक है, यानी कि उससे जो है भुगतान होता था जब उसको दिखाते थे, बिल्कुल जैसे आज के समय में चेक होते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, किससे इसमें से जो है आपको बताना है कि इनमें से थोड़ा सा जो है प्रश्न मिसप्रिंट हो गया, जरा इसे चेक करें। हाँ, तो आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निज़ाम में क्षेत्रीय रियासत। चलिए इस प्रश्न को जो है अभी हम छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को जो है हम छोड़ देते हैं। हालांकि इसमें जो है प्रश्न ये है कि मुजफ्फर जंग ने, अगर चलिए मैं लिख देता हूँ मुजफ्फर, अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम इसे कर ही लेंगे। मुजफ्फर जंग ने इनमें से जो है किसको समर्थन दिया था, किसको सहयोग किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। आइए थोड़ा सा इसको हम और समझ लेते हैं व्याख्या से। तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निज़ाम के जो है या उन्होंने जो है फ्रांसीसियों को अपना समर्थन प्रदान किया था। और ये किस समय की हम बात कर रहे हैं? ये हम कर्नाटिक वॉर की बात कर रहे हैं, वो भी सेकंड कर्नाटिक वॉर। और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग से ये वादा किया था कि हैदराबाद का निज़ाम उनको बनाया जाएगा। मुजफ्फर जंग नज़ीर जंग का भतीजा था और हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहाँ का पौत्र था, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो है थोड़ा सा इनकरेक्शन ये रहा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मुजफ्फर जंग ने यहाँ पर किसको सहायता प्रदान की थी, और वो है उसका आंसर ऑप्शन सी में फ्रांसीसियों को, ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से अभिकथन में लिखा हुआ है कि पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की थी ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, याद है? ब्लू वाटर पॉलिसी तो की थी। और पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था, बिल्कुल है, ब्लू वाटर पॉलिसी यही कहती है, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद देखते हैं इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो देखिए आपको इसमें से दिखेगा ए गलत है परंतु नहीं, ए सही है परंतु आर बिल्कुल नहीं, और फिर ए तथा आर दोनों सही है, ये हो सकता है, बिल्कुल आप बताइए। और तथा आर ए की सही व्याख्या भी है, वेरी गुड, यही आपका जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पर है हम। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगर हम व्याख्या को भी समझ लें, चलिए कोई खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है इसमें, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या थी? बिल्कुल थी। पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एवं समालोचनात्मक वार्तालाप को सृजन किया था। क्या ऐसा है? शायद नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है ए तथा आर दोनों सही तो हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, और आज के वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है कि अभिकथन में पूछा जा रहा है कि सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था। यस, हुआ था। और फिर उसके बाद सन 1947 का विभाजन अविचारिक तथा विवेकहीन था। क्या ऐसा था? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और ऐसे प्रश्न तो आपके तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के जो है इस वीडियो में हमने ऐसे 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इसकी भी व्याख्या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं। हमने आज के प्रश्न में जो है आज के वीडियो में हमने 25 और क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इस प्रकार टोटल 75 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब आप देखिए 5000 तक हमें पहुंचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। द सिटी टॉपर परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।